Okay, so तो मैंने हमने कल स्टार्ट कर दिया था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, और ये देखा व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व। तो सबसे पहले देखा हमने कि सिलेक्शन ऑफ फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। तो सिलेक्शन ऑफ फील्ड वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सेलेक्ट किया था फील्ड को, और ये देखा था कि वो हमारे क्रॉप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप वाज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, सो नेक्स्ट स्टेप वाज द preparation, sorry, that was the preparation of soil। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, नाउ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने क्या क्या देखा था? हमने तीन चीजें देखी थी ना, कि सबसे पहले हमने क्या किया, प्लॉइंग। उसके टूल्स हमने देखा था, दैट उसको हम टिलिंग भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टिलिंग। ओके, लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपके क्विजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन वॉज द लेवलिंग, यानी जब हम उसको प्लॉ कर लेते हैं तो मिट्टी को लेवल करते हैं। ठीक है, दैट वॉज द, सॉरी, ठीक है, दैट वॉज द लेवलिंग। एंड द थर्ड वन वॉज द मैन्योरिंग, यानी खाद डालना। और इस मैन्योरिंग में हमने देखा था कि वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ मैन्योर। वन इज द कंपोस्ट मैन्योर, वन इज द कंपोस्ट मैन्योर। सेकेंड वन जो हमने देखा था, दैट वॉज द ग्रीन मैन्योर। और थर्ड वन जो हमने देखा था, दैट वाज द फार्म यार्ड मैन्योर। यहां तक देखा था हमने। तो हमने सेकेंड स्टेप को समझा था कि सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, देखो अगर हम सॉइल को हमने प्रिपेयर कर लिया, अब हमें जो क्रॉप ग्रो करना है, ठीक है, तो उसके हमें क्या चाहिए, सीड्स। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, दैट विल बी द सिलेक्शन ऑफ सीड प्लस सोइंग। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सीड, यानी कमिंग टू द थर्ड स्टेप, कमिंग टू द थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप। ठीक है, एंड दैट इज द सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सोइंग, सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सोइंग। ओके, अब देखो सीड हमारा कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वाइबल होना चाहिए। मतलब कि जब आप उसको सो करो तो वो क्या कर जाए, जर्मिनेट कर जाए। ठीक है, तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द वाइबल सीड्स। अब इसके सिलेक्शन के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। मानी कि अगर कोई डिफेक्टेड सीड है, ठीक है, कोई डिफेक्टेड सीड है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें होल हो, ठीक है, या कोई इंसेक्ट उसको खा चुका है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि ड्रम लिया, उसमें पानी भरा, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, सीड्स को डाल दिया। ठीक है, तो अब जो सीड्स हल्के होंगे वो ऊपर तैरेंगे, और जो अच्छे सीड्स होंगे वो बॉटम में आ जाएंगे, क्योंकि भारी होंगे। ठीक है, गुड सीड्स एंड बैड सीड्स, नॉन वायबल सीड्स आप कह सकते हैं, मींस नॉन वायबल, यानी कि जर्मिनेट नहीं करेंगे क्योंकि खराब हो चुके हैं। यहां भी ये मिसिंग था। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम इन सीड्स को निकालेंगे, उसके बाद इनको ड्राई करेंगे, और हम अपने प्रोसेस के लिए ले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द
सोइंग, यानी कि हम उसको सो करेंगे, ठीक है। अब सोइंग के लिए अगर हम बात करें कि टू सो अ सीड, तो क्या ख्याल रखना होता है? देखो, अगर आपके पास यहां पे जमीन है और उसमें आप प्लांटेशन करना चाहते हैं, ठीक है, प्लांटेशन करना चाहते हैं। अब आप जब आप प्लांट्स को लगाएंगे, जब वो जर्मिनेट और निकल जाएगा, ठीक है, ग्रो कर जाएगा, तो क्या होना चाहिए ये बताओ? ए वाली कंडीशन होनी चाहिए, या फिर अगर आप ग्रो करो और कैसे ग्रो करोगे बताओ मुनाफ? कंडीशन ए की तरह या कंडीशन बी की तरह? कैसे ग्रो करोगे? ए और बी? यस, हम ए की तरह। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो वो एकदम इक्वल, मतलब ये नहीं कि एकदम एक एक इंच और एक एक सेंटीमीटर, एक एक मिलीमीटर, अंदाजे से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है। उसके जो सीड जब हम बोएंगे, वो एक प्रॉपर डेप्थ पे होना चाहिए, गहराई पे होना चाहिए, प्रॉपर डेप्थ, इक्वल डिस्टेंस, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर प्लांट एक जगह होंगे तो फिर क्या करेंगे, इस जगह के जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे ये सारे प्लांट्स कॉम्पीट करेंगे, और जो बीच में प्लांट होगा तो जो सनलाइट आ रही होगी वो भी उसको प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, यानी कंपटीशन होगा, तो प्लांट सही से ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन जब इक्वल स्पेस पे होंगे तो एक एक प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी पहुंचेगा और प्रॉपर सनलाइट भी एक एक प्लांट को मिलेगी। इस वजह से ये वाली कंडीशन ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, और वैसे ही करना चाहिए। तो सीड्स को जब सो करते हैं, यानी कि जब उसको हम बोते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम क्या करेंगे? वी विल पुट द सीड्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड कंडीशन। अब जब हम सीड्स को सो करते हैं, तो हम दो तरीके से सोइंग सीड्स, ठीक है, हम दो कंडीशन, दो तरीके से करते हैं। या फिर हम उसको ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। कैसा ब्रॉडकास्टिंग? दैट इज द हैंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, मींस जो किसान होता है वो अपने हाथ से, आपने देखा होगा क्यों छिड़कता है, समझ रहे हैं? क्लियर? जैसे बहुत सारे, वो डिपेंड करता है कि सीड्स के ऊपर इक्वल, मैंने बताया ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है वहां पे। उसके बाद सेकेंड वन इज व्हाट? द सीड ड्रिल। ओके, सीड ड्रिल, अभी मैं आपको दिखाता हूं। सी, दिस इज द सीड ड्रिल, दिख रहा है मुनाफ? दिख रहा है? यस और नो? ओके, तो ये सीड ड्रिल होता है। अब देखो, यहां पे क्या होता है, सीड्स फिलअप कर दी जाती हैं और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में सीड्स को जो होता है वो जमीन में डाल रहा होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक इक्वल डिस्टेंस पे, प्रॉपर डेप्थ पे सीड्स हमारी जो है वो जमीन के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे हम सीड्स को मींस सो करते हैं, सोइंग सीड्स। अच्छा, ये ध्यान रखना होता है कि जब फॉर एग्जांपल ये जमीन है, क्लियर, और यहां पे हमने क्या किया, ठीक है, ये जगह बनाई हमने, हम साइड देख रहे हैं, क्लियर, और ये जमीन का निचला हिस्सा है, ठीक है। अब ये आपने एक डेप्थ बनाई, ठीक है, और उसके बाद इसमें आप क्या करते हो, आप सीड डाल दोगे, आप ये ऊपर से ऐसे डालोगे सीड, ठीक है, ये सीड आपने इसके ऊपर डाल दिया, क्लियर। उसके बाद आप क्या करोगे, इसके ऊपर आप मिट्टी से उसको ढक दोगे। क्यों? अगर ये खुला रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा बारिश हुई तो सीड बाहर आ सकती है, खराब हो सकती है। दूसरा क्या है कि कोई जानवर खा सकता है इसको, ठीक है। तो सीड्स हमारी सेफ रहें, क्योंकि ये हमारे क्या है, दीज आर द फ्यूचर प्लांट्स, तो इनको सेफ रहना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इनके अलावा एक और मेथड यूज होता है,
जिसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन उसमें करते क्या है, अब देखो इसी तरह ट्रांसप्लांटेशन में क्या करते हैं कि ऐसे जो है बीज डाल दी जाती है, उसके बाद जब वहां उसमें से छोटे छोटे सीडलिंग्स निकल आते हैं, एकदम इनिशियल प्लांट्स जिनको आप कहते हैं। ठीक है, ये सीडलिंग्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सीडलिंग्स। तो ये सीडलिंग्स जब निकल आते हैं तो फिर इनको ले जाके मेन फील्ड पे यहां से इसको पिकअप करके इसको यहां पे किया जाता है, जैसे आप पैडी में देखते हो, चावल में, अभी दिखाता हूं। ठीक है, तो ये जो सीडलिंग्स हुए, यानी कि पहले सीड को डाल के पहले उनको ग्रो करा लिया है, तो जो सीडलिंग्स होते हैं, जो शुरुआती प्लांट्स होते हैं, उनको फिर उठा के मेन फील्ड पे, ये आपकी मेन फील्ड होती है, यहां पे उसको पुट किया जाता है। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है देखो, कि एक तो जो सीड अगर खराब आ भी गई है बाद में भी, तब भी अगर वो ग्रो नहीं की तो आपका टाइम सेव हो जाता है, समझ रहे हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो वाइबल सीड्स हैं, सिर्फ ग्रो करने वाली, वही आप यहां मेन फील्ड पे ट्रांसफर करोगे, उसके बाद आपका जो क्रॉप प्रोड्यूस होगा वो अच्छा निकलेगा, समझ रहे हैं। तो ये फायदा होता है किसका, ट्रांसप्लांटेशन का। लेट मी शो यू। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन। ओके, ट्रांसप्लांटेशन फील्ड। ओके, सी दिस इज द ट्रांसप्लांटेशन। ओके, ठीक है, देखो ये ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, क्लियर। तो इनके हाथ में क्या है, ये सीडलिंग्स है, और फिर ये देखो मेन फील्ड में प्रॉपर डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस, ये आपने देखा है यहां पे होते हुए। आजकल बारिश हो रही है, आजकल कर भी रहे होंगे ये लोग। अच्छा ये बताओ, कौन से क्रॉप का सीजन है, रबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप, रेनी सीजन में कौन सी ग्रो की जाती है। मुनाफ, रेनी सीजन में कौन सी ग्रो की जाती है, रबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप। हाँ सर भाई, खरीफ क्रॉप। ओके ओके गुड। ठीक है, तो ये ट्रांसप्लांटेशन आप देख रहे हैं, इस तरह से ट्रांसप्लांटेशन हम करते हैं, इसके भी अपने फायदे, सॉरी, यहां पे देखो ये ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, दिख रहा है। ओके, तो चलिए अब यहां पे ये ट्रांसप्लांटेशन, तो सोइंग ऑफ सीड्स हमने स्टडी किया, क्लियर। अब उसके बाद देखो अब क्या हुआ, हमने फील्ड सेलेक्ट कर लिया, हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, हमने बीज डाल दी। अब क्या चाहिए, पानी। क्यों, क्योंकि जर्मिनेट करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो न्यूट्रिएंट चाहिए और इनिशियल स्टेज पे पानी चाहिए। ठीक है, समझ रहे इस चीज को। और उसके बाद जब प्लांट ग्रो करेगा तो वो एटमॉस्फेयर से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जो आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट, वो इस पानी से ही आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो हम स्टडी करने वाले, दैट इज द वाटर, दैट इज इरिगेशन, दैट इज द इरिगेशन। तो फोर्थ स्टेप, तो सिलेक्शन ऑफ फील्ड फर्स्ट स्टेप, सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, थर्ड आपका हो गया दैट इज द सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सोइंग ऑफ सीड। नाउ कमिंग टू द फोर्थ स्टेप, और फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करें, एंड दैट इज द इरिगेशन, जिसको आप सिंचाई कहते हो, सिंचाई करना। ठीक है, इरिगेशन। ओके, नाउ इरिगेशन किसको कहते हैं, दैट इज द वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स, इज कॉल्ड इरिगेशन, सिंचाई करना। ठीक है, अच्छा इस इरिगेशन के लिए मतलब ये नहीं पानी रिक्वायर्ड है तो जितना भी पानी दे दो, नहीं, एक्सेस वाटर नहीं होना चाहिए। अच्छा, सीजन पे भी डिपेंड करेगा ना, सीजन पे भी डिपेंड करेगा, जैसे मिसाल के तौर पर कि आपका समर सीजन है तो पानी ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि गर्मी से पानी एवापोरेट कर जाता है, तो सुबह शाम दोनों रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर विंटर सीजन है तो फिर बहुत ज्यादा पानी नहीं रिक्वायर्ड है। क्यों, क्योंकि एक्सेस वाटर से क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है।
ठीक है, दैट इज द वाटर लॉगिंग। एक्सेस वाटर से क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग, यानी कि जो फील्ड होती है, अगर हम साइड से देखें तो इसमें जो आपका पानी होता है वो पूरा भर जाता है। अब प्लांट तो आपका ये है, ठीक है, प्लांट इसकी ये रूट्स है, ये इसके स्टेम्स हैं, लीव्स एंड ऑल एवरीथिंग। अब ये पानी पूरा ऊपर भरा हुआ है, ठीक है, तो इस भरे हुए पानी से क्या नुकसान होगा, ठीक है, इस भरे हुए पानी से क्या नुकसान होगा, इससे ये नुकसान होगा, एक तो रूट्स डाई कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे अगर पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो फिर जो ऑक्सीजन, क्योंकि रूट्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ये सॉइल में जो आपका सॉइल है, ये आपका जो सॉइल है, सॉइल पार्टिकल्स है, इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ही कम होगा ना, इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर। तो यहां पे जब वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई रूट तक वो रुक जाएगी, जिससे क्या होगा, ये आपकी रूट खराब हो जाएगी, मर जाएगी। दूसरा क्या होगा कि एक्सेस वाटर से, समझ रहे, एक्सेस वाटर, वाटर लॉगिंग से क्या होगा कि पानी में क्या होगा, सॉल्ट्स होंगे ना, तो एक्सेस सॉल्ट्स की वजह से, किसकी वजह से, एक्सेस सॉल्ट्स की वजह से जो सॉइल होगा वो वो खराब हो जाएगा, ठीक है, सॉइल क्वालिटी विल गेट डिस्टर्ब, ठीक है, जिससे अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लांट्स डाई। समझ रहे हैं, इसलिए एक्सेस वाटर नहीं होना चाहिए, मींस जितना पानी रिक्वायर्ड है वहां पे पहुंचना चाहिए, ठीक है, तो इरिगेशन में हमें ये चीज का ख्याल रहता है। दूसरा अगर हम बात करें कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ठीक है, तो वेल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए यानी रिवर्स हो गए, टैंक्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, यानी यहां से पानी हमें मिलेगा, ठीक है। बेटा मुनैफ, स्क्रीन पे सब क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड द दैट इज द टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ओके। तो अगर हम टाइप्स की बात करें, ठीक है, तो वी हैव टू मेथड्स जो टाइप्स ऑफ इरिगेशन होता है। वन इज द ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि जो बाप दादा के जमाने से जो मेथड यूज होता है, पुराने जमाने के जो मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दैट इज द मॉडर्न मेथड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द, आज भी बहुत सारे विलेज एरिया में ट्रेडिशनल मेथड्स को अभी भी यूज किया जाता है। जैसे अगर ट्रेडिशनल मेथड्स की हम बात करें तो इसमें आता है आपका राहत सिस्टम, ठीक है, राहत सिस्टम आ गया। उसके बाद आपका आता है, ठीक है, राहत सिस्टम हो गया। उसके बाद आता है ढेकली, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, दैट इज द आपका स्विंगिंग बास्केट मेथड, स्विंगिंग बास्केट मेथड, ठीक है, मोट, ठीक है, मोट हो गया। उसके अलावा आपका आता है वाटर व्हील मेथड, वाटर व्हील मेथड, ठीक है। इसके अलावा और हम क्या देख सकते हैं, हाँ, ट्यूबवेल मेथड हो गया, चेन पंप हो गया, ट्यूबवेल हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। चेन पंप मेथड हो गया, चेन पंप मेथड, ओके। सो दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड सिस्टम। जैसे वन बाय वन हम इनको देखेंगे भी।
ठीक है, जैसे राहत, राहत इरिगेशन। वेट अ सेकंड, ठीक है। सो दिस इज द राहत सिस्टम, दिख रहा है? ठीक है, तो यहां पे देखो क्या है, यहां पे आपका जो आपका एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, राहत इरिगेशन सिस्टम, इस पे ये छोटे छोटे बास्केट्स लगे हुए हैं। तो ये व्हील जो होता है, ये यहाँ पे कनेक्टेड होता है, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे एक जानवर होता है, और वो जानवर क्या करता है कि ऐसे, वो ऐसे गोल गोल घूमता है। तो जब ये जानवर यहाँ पे गोल गोल घूमता है चारों तरफ, तो उससे क्या होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये विजिबल है, मुनाफ दिख रहा है ये? ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो है एनिमल है, उसको कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद ये जब ये एनिमल मूव करता है, ठीक है, जब ये एनिमल मूव करता है, तो ये पूरा का पूरा जो व्हील है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये व्हील मूव करता है। उससे क्या होगा कि नीचे पानी है, तो अब उसमें क्या होता है कि ये जो बाल्टी है वो नीचे जाती है और पानी को इकट्ठा करती है, और उसके बाद वापस आके वो यहाँ पे पोर कर देती है, और जिसके थ्रू होते हुए पानी आपके फील्ड तक पहुंच जाता है। इसको हम राहत सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम अभी नेक्स्ट देख रहे हैं, दैट इज द ढेकली। दिस वन, देखिए आपका ढेकली है, देख रहे हैं? अब इसमें यहाँ पे एक बाल्टी कनेक्टेड है, यहाँ पे एक लकड़ी है, फिर उसके बाद इसमें बांध दिया गया, नीचे ले गए, वही सेम एक पुलिस सिस्टम टाइप का, उसको हम ढेकली कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज मोट इरिगेशन, ठीक है, दिस इज द मोट इरिगेशन सिस्टम। कहाँ पे मोट है, एक मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये है, ठीक है। मोड सिंपली वही वाटर पुलिस सिस्टम, वहां पे लकड़ी थी, यहाँ पे वाटर पुलिस सिस्टम है, और यहाँ से लिया और उसके बाद एक जो है रास्ता टाइप का बना दिया, ठीक है, ताकि जो पानी है वो इसमें होता हुआ वो निकल जाए, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वन इज, ठीक है, स्विंगिंग बास्केट मेथड, स्विंगिंग बास्केट मेथड, ठीक है, ये स्विंगिंग बास्केट। अब देखो यहाँ पे दो लोग होते हैं, अब मान लो पानी है यहाँ पे खेत है, तो ये बास्केट को ऐसे झुलाते हैं, ठीक है, ऐसे झुलाते, और झूलता है तो यहाँ से पानी वो उठाता है और यहाँ पानी फेंक दिया जाता है, लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो दे आर, और इसके अलावा एक और है वाटर व्हील मेथड, वो भी दिखाते हैं, वाटर व्हील मेथड। देखो ये वाटर व्हील मेथड है, देख रहे हैं, जाइंट व्हील टाइप की होती है, वही आपका है। उसी में आप जब जानवर को बांध देते हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है, वो राहत कहलाता है, ठीक है। वाटर व्हील मेथड देखिए, यहाँ पे बड़ी सी व्हील है, यहाँ पे भी लगी हुई है, ओके। तो इसके थ्रू इरिगेशन मेथड होता है। तो ये तो हो गया आपका, दैट इज अ ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज अ मॉडर्न मेथड, ठीक है। मॉडर्न मेथड की बात करें तो इसमें एक होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, ये आपने आजकल अब देखा होगा, अगर आपने गौर किया होगा खेत में या फील्ड में, स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, ठीक है। स्प्रिंकलर मतलब वो छोटा सा नोजल टाइप का लगा होता है, उसमें पाइप कनेक्टेड होता है, और वो पूरे पानी को पूरे फील्ड में ऐसे फेंकता है, देखा है ये? यस और नो मुनाफ? ठीक है, ये नहीं देखा, अच्छा चलिए, आप कभी निकलिएगा ना, अभी खेती हो रही होगी या कभी आगे मौका मिलेगा तो जाइएगा देखिएगा, तो इस टाइप के स्प्रिंकलर सिस्टम्स जो होते हैं, वो आपको बहुत अब कॉमन फील्ड में दिखाई देते हैं, गार्डन में, इन सारी चीजों में। इससे क्या होता है, छोटे छोटे देखिए स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, इसमें से पानी जो होता है वो स्प्रे आउट होता है, और वो पूरी फील्ड को, आपके जो क्रिकेट फील्ड हुआ या फुटबॉल फील्ड हुआ, वहां पे भी यूज होता है, क्योंकि यूनिफॉर्मली वो पानी को पूरे चारों तरफ विथ विथ वेरी लेस एफर्ट पहुंचा देता है, ठीक है। उसके अलावा स्प्रिंकलर सिस्टम तो हो गया, लेकिन ऐसी जगह जहां पे वाटर स्कैर्सिटी है, पानी की कमी है, समझ रहे हैं, वाटर स्कैर्सिटी है, तो वहां पे एक मेथड हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ड्रिप सिस्टम,
ठीक है, होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये एक यहां सब प्लांट्स धीरे 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 करके जर्मिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि पाइप सिस्टम होता है, मैं बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है एकदम ऊपर ही लगा होता है, मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूं। अब इसमें से क्या फ्लो करता है, इसमें से आपका वाटर फ्लो करता है, और यहां पे छोटे छोटे नोजल्स लगे होते हैं और टैप्स लगे होते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, उससे वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप उस प्लांट के जड़ तक जा रहा होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एकदम थोड़ा 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 थोड़ा। तो इससे क्या होता है, इसका फायदा क्या है, इसीलिए पानी को अगर सेव करना है या ऐसी जगह जहां पे पानी की कमी है, तो वहां पे ड्रिप सिस्टम को इरिगेशन में जरूर यूज करना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे एक तो पानी की बचत हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है कि जो ये बूंद बूंद करके ये रूट पे सीधा पहुंच रहा है, तो रूट पे, क्योंकि रूट ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो पानी जो होता है उसका लॉस भी कम होता है, रूट तक वो डायरेक्टली पहुंच भी जा रहा है, और देर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर। समझिए इस चीज को। तो ये ड्रिप सिस्टम जो होता है ये बहुत ही कारगर होता है ऐसी जगहों पे। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं है कि जो क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए, इसीलिए मैंने कहा जो ज्यादा पानी चाहिए, तो खरीफ क्रॉप है तो ऑब्वियसली वो पानी वाले सीजन में, रेनी सीजन में ही ग्रो किया जाएगा। ड्रिप सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ, सी दिस इज द ड्रिप सिस्टम। ठीक है, देखिए इसमें ज्यादा क्लियर है, दिख रहा है ना। तो देखो यहाँ पाइप जा रहा है और फिर यहाँ से पानी होता हुआ नोजल इसको इसको सेट कर देते हैं ताकि वो डायरेक्ट रूट तक पानी जाता है, दिख रहा है। तो इससे पानी की बचत भी हो रही है, प्लांट को पानी रेगुलर मिल रहा है, और हेल्दी वे में प्लांट ग्रो करता है, और देयर इज नो लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ड्रिप सिस्टम में? मुनाफ, कोई कंफ्यूजन? और थर्ड वन अगर हम बात करें, दैट इज द लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, समझ रहे हैं? लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, लेट्स कम हियर अगेन। लिफ्ट इरिगेशन, ओके, देखिए ये लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम आपका, सी है, ठीक है, प्रॉपर एक मॉडर्न मेथड है, जैसे पूरा पंप लगे हुए हैं, पूरा एक सिस्टम है, सारा प्रेशर है, एवरीथिंग इज देयर। और बड़ी बड़ी फील्ड्स में अब देखो यहाँ पे इसको दिखाया गया है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, वाटर सोर्स है, दिख रहा है। उसके बाद ये प्राइम मूवर है, यानी कि जो वाटर को लेगा, ये वाटर लिफ्टिंग डिवाइस है, यहाँ पे आपके वाटर लिफ्टिंग डिवाइस, यानी ये सोर्स है जहां से पानी आएगा, और ये पानी पंप के थ्रू होता हुआ ये वाटर स्टोरेज में पहुंच जाता है, वहां से फिर ये पानी कहाँ पहुंच जाता है, मेन फील्ड, देख रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड वाटर लिफ्ट सिस्टम या लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, यू आर लिफ्टिंग द वाटर फ्रॉम द लो हाइट सोर्स टू द हाई हाइट सोर्स। यहाँ पे आप देखो पानी जो सोर्स है वो नीचे है, और जहां आपको इरिगेशन करना है वो क्या है, वो ऊपर है, इसीलिए इसको कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, यू आर लिफ्टिंग समथिंग। ठीक है, लिफ्टिंग वाटर हियर, ओके। कोई कंफ्यूजन मुनाफ यहां तक? आगे बढ़ते हैं फिर, ओके। ओके, चलिए, तो अब क्या हो रहा है, पानी भी पहुंच रहा है, ठीक है, अब पानी भी पहुंच गया फील्ड में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सिस्टम, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब हम उसकी देखभाल करेंगे, ठीक है, यानी प्लांट हमारा जर्मिनेट करे, सीड जर्मिनेट करे, प्लांट हेल्दी ग्रो करे। तो अब यहाँ पे वही चीज है कि अगर हम इसको देखें, उसको मैनेज करना सीखें,
तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि देखो जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा ना, तो जो मिट्टी का न्यूट्रिएंट है वो धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि वी हैव टू सप्लाई व्हाट एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट अगेन, ताकि वो, क्योंकि प्लांट को छोड़ा तो रहना नहीं है, वो ग्रो करेगा, वो क्रॉप ग्रो करेगी, ठीक है। उस फील्ड में न्यूट्रिएंट की सप्लाई की कमी हो जाएगी, इस वजह से हमें उसको बाहर से न्यूट्रिएंट, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, एंड दैट विल बी supply of, that is the supply of fertilizers, and manures. अब देखो, जो फर्टिलाइजर और मेन्योर होते हैं ना, इसमें बहुत फर्क होता है। और मेन्योर, ठीक है, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और मेन्योर्स फील्ड में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, केमिकल्स एडेड होते हैं। ये प्योरली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को। उसके बाद फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अब देखो क्यों फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, दे आर, अगर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को कंपेयर करेंगे तो फर्टिलाइजर्स में ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। जैसे मेन न्यूट्रिएंट जो प्लांट को चाहिए होता है वो कौन होता है, मेन की बात करें, और भी चाहिए होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन मतलब एन, कैपिटल एन, फॉस्फोरस पी से डिनोट किया जाता है, पोटेशियम के से, कैपिटल के, ठीक है। तो ये मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए ग्रो करने के लिए, मेन, मेजर, ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनमें इनका कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और मैन्योर्स में इनका कंसेंट्रेशन कम होता है, इसीलिए जब आप खाद डालते हो तो खाद में से न्यूट्रिएंट की सप्लाई बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन खाद का एडवांटेज क्या है कि एक तो ये ऑर्गेनिक होता है, केमिकल फ्री होता है, नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाँ, ये खाद डालना है तो आपको उतना न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए ज्यादा खाद यूज करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको न्यूट्रिएंट एक फील्ड को पहुंचाना है और फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा तो फर्टिलाइजर कम यूज करना पड़ेगा, मेन्योर बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मेन्योर प्रिपेयर होने में टाइम टेकिंग लगता है, फर्टिलाइजर्स बहुत जल्दी फैक्ट्रीज में प्रिपेयर हो जाते हैं और आपके मार्केट्स में डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं। अगर आपको मेन्योर चाहिए होगा तो यू हैव टू वेट फॉर इट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो मेन क्या है कि आपका ये जो फर्टिलाइजर ये फैक्ट्री में पैदा होता है, ये फील्ड में ये केमिकल्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक, ठीक है। इट हार्म्स द नेचर, इट हार्म्स द नेचर, इट कॉजेज नो हार्म टू द नेचर, क्योंकि ऑर्गेनिक होता है। इसीलिए अगर फर्टिलाइजर्स आप ज्यादा यूज कर रहे हो तो उसका बहुत नुकसान, ठीक है, नेचर का भी नुकसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे अगर हम करें फर्टिलाइजर्स और मेन्योर्स को, तो जब सिंचाई होती है ना तो उसी के साथ फर्टिलाइजर्स डाल दिए जाते हैं, पानी के साथ घोल दिया गया और वो पानी के साथ सिंचाई के साथ वो पहुंच जाता है, या फिर अलग से भी जो किसान होता है फर्टिलाइजर्स को वो छिड़कता है प्लांट्स के ऊपर, यानी कि क्योंकि वहां पे कॉन्टिन्यूअस सप्लाई जरूरी है ताकि प्लांट्स हेल्दीली ग्रो कर सकें, ठीक है। इसीलिए आजकल क्या है, फर्टिलाइजर से उठ के हम मेन्योर्स की तरफ वापस आ रहे हैं, ऑर्गेनिक जो है ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की, लेकिन ऑर्गेनिक ग्रोथ की वजह से टाइम टेकिंग होता है। ये जो फूड होते हैं, इनसे ग्रो किए हुए जो फूड होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब कि फायदेमंद होते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, केमिकल फ्री होते हैं, हेल्दी होते हैं और आपके लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ही ज्यादा फीजिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल अगर ऑर्गेनिक है तो या तो आप घर में इसको उगाए या फिर कोई फार्मर अगर उगा रहा है या फिर इसको ग्रो कर रहा है तो वो आजकल विलेज विलेज एरिया में तो बहुत सस्ते में अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर शहरों में तो वहां पे पूरा ऑर्गेनिक फूड का मार्केट होता है, मॉल्स होते हैं, शॉप्स होते हैं, वहां पे जाइए, अगर एक चीज है तो ऑर्गेनिक उसी टाइप की कोई सब्जी है, अगर फर्टिलाइजर से मतलब ग्रो की हुई सब्जी है और एक मेन्योर की ऑर्गेनिक ग्रो की हुई सब्जी है तो ऑर्गेनिक वाली आपको ज्यादा महंगी पड़ती है, समझ रहे आज की डेट में। हाँ, अगर विलेज विलेज एरिया में तो वहां पे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सस्ते में भी अवेलेबल हो जाता है क्योंकि विलेज एरिया में डिमांड्स कम होती हैं, समझ रहे हैं। और उसके बाद
खर्चे आप कह सकते हैं कम होते हैं, क्योंकि ज्यादा एक्सेस हर चीजों का नहीं होता। शहरों में जो लोग रहते हैं वहां पे एक्सेस ज्यादा होता है, चीजों का होता है, कभी इधर मॉल जाना, कभी ये शॉपिंग करनी, कभी वो, तो लोगों की डिमांड्स बढ़ जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। इस वजह से वहां पे वो सारी चीजें इस टाइप से इफेक्टेड होती हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो यू कैन हैव द लिस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स, डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर्स जो आजकल यूज होते हैं। दैट इज द आप कह सकते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद एनपीके, ये यहीं से आया है, समझ रहे, एनपीके यहीं से आया, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। तो फर्टिलाइजर का नाम ही जो है वो एनपीके फर्टिलाइजर। इसके साथ आपका हो गया यूरिया, फोर्थ वन हो गया सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। ठीक है, फिफ्थ वन हो गया आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम कैन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैन। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, समझ रहे इस चीज को? तो यहाँ पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि फर्टिलाइजर्स को कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रॉडकास्टिंग, यानी हाथ से ही उसको पूरे में छिड़क दिया, या फिर इरिगेशन चैनल, यानी जिससे सिंचाई हो रही है उसी में पानी में घोल दिया, और उसके बाद वहां से वो डायरेक्ट प्लांट्स तक पानी के थ्रू होता हुआ पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली आपके फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स आपको वो प्लांट्स को पहुंचाने पड़ेंगे। उसके साथ साथ क्या और क्या चैलेंज आपका आएगा खेती करते वक्त, एग्रीकल्चर के वक्त? ठीक है, जब आप क्रॉप्स को ग्रो करते हो, जो चैलेंज आता है वो ये आता है, वीड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? दैट इज द वीड्स। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हम स्टडी करेंगे, एंड दैट इज द अबाउट वीड्स। समझ रहे? वीड्स क्या होते हैं? देखो, जब भी हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं ना, जैसे हमें वीट ग्रो करना है, ठीक है, हमारा फोकस किसके ऊपर? वीट है। तो ये बताओ, इस वीट के अलावा कोई और दूसरे क्रॉप साथ में ग्रो कर जाएं, तो ये सही रहेगा आपके लिए या अभी नुकसानदेह रहेगा? कोई और प्लांट घास उगाए, समझ रहे हैं, कोई और प्लांट निकल आए, तो क्या होगा? फायदेमंद होगा या फिर नुकसानदेह होगा? मुनाफ। हाँ, ओके, वेरी गुड। देखो, जब भी हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं, यस, हार्मफुल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा मेन क्रॉप ये है वीट, हमारा फोकस इस पे है। वो बात अलग है, आप 9th में पढ़ोगे इंटर क्रॉपिंग एंड ऑल मिक्स क्रॉपिंग, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमारा मेन फोकस अगर वीट पे है, तो वहां पे अगर हमारे वहां अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाएं, अनवांटेड जो अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वीड्स। दे आर कॉल्ड व्हाट? द वीड्स। तो weeds are the unwanted plants which are grown with the crops। तो इनको निकालना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन वीड जो होती है, दैट इज व्हाट? मोस्ट कॉमन वीड इज द ग्रास, घास। ये मोस्ट कॉमन वीड है। कोई भी आप क्रॉप ग्रो करें, इसीलिए आपने किसान को देखा होगा, वो अपरूट करता है, उसको निकालता है। ठीक है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वीडिंग। वीडिंग किसको कहते हैं? वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स, यानी जो वीड्स ग्रो कर गई हैं उनको निकालना। चाहे हैंड से, आपने हैंड से लिया, उसको वहां से उखाड़ दिया, वो वीडिंग हो गया। या फिर ट्रबल को आप यूज कर रहे हो, खुरपा यूज कर रहे हो, या फिर हैरो यूज कर रहे हो। ठीक है, वॉट एवर, क्योंकि बड़ी फील्ड है तो वहां पे हाथ से और ट्रबल से काम तो चलेगा नहीं, बड़ी मशीन से काम चलेगा। समझ रहे हैं?
तो वो कहलाता है वीडिंग। द वीड्स किसको कहते हैं? द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो विद द क्रॉप्स। और वीडिंग किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन वीड्स आपके कौन हो गए? दैट इज द ग्रास। ठीक है, इसके साथ साथ और वीड कौन से होते हैं? दैट इज द एमेरेंथस। ठीक है, उसके अलावा चीनोपोडियम। ठीक है, इनको कॉमनली चौलाई और बथुआ नाम सुना होगा आपने, सुना है मुनैफ? बथुए का साग होता है, चौलाई का साग, चौलाई की सब्जी, बथुए का पराठा, ये सब आपने सुना है? यस मुनैफ। अच्छा ओके, चलिए। तो ये जो आपके होते हैं ये बीट्स होते हैं, लेकिन मान लीजिए कि टूल्स के अलावा, टूल्स के अलावा या हैंड के अलावा अगर हमें वीडिंग करना हो तो क्या होता है? हम केमिकल्स यूज करते हैं। ये केमिकल्स क्या होते हैं? ये केमिकल्स छिड़क दिए जाते हैं, जो जो वीड्स होते हैं वो सूख के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और इनको हम कहते हैं वीडी साइड्स। देखो जहां पे साइड आया ना, CIDE, CIDAL, साइडल, ठीक है, उसका मतलब होता है किलिंग। ठीक है, और वीड्स मतलब कि वीडीसाइड्स, मतलब वो केमिकल्स जो वीड्स को किल करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? वीडीसाइड्स। जैसे बहुत सारे कॉमन वीडीसाइड्स मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। द फर्स्ट वन, ये वीडीसाइड्स मैं लिखवा रहा हूं आपको। ठीक है, वन इज द 2,4, दैट इज द 2,4-D। इसका फुल फॉर्म होता है 2, दैट इज 4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट मुनाफ 1 सेकेंड। ओके ओके, ठीक है। तो 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, मैं इसको एक बार और लिख दे रहा हूं थोड़ा सही राइटिंग में। ठीक है, तो 2,4-D हम कहते हैं, दैट इज अ 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, सेकेंड वन जो हम यूज करते हैं दैट इज ब्यूटाक्लोर। ठीक है, थर्ड वन दैट वी यूज इज MCPA। जस्ट रिमेंबर दिस नेम ओनली, दैट इज MCPA। होता वही है, दैट इज 2 मिथाइल, ठीक है, 4 क्लोरो 1 फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगर आप चाहो तो चलो नाम भी लिख लो, 2 मिथाइल 4 क्लोरो 1 फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक है, तो ये कॉमन वीडीसाइड्स हैं, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स को जो हमारा क्रॉप है उसके अलावा अगर ग्रो करेगा तो उसको किल करने में ये मदद करता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब ये हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 1-2 लेक्चर और लगेगा इसमें खत्म होने में, हो सकता है एक लेक्चर में ही खत्म हो जाए नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट? मुनाफ, कोई डाउट?
मुनाफ, जितना आज पढ़ा है उसमें कोई क्वेश्चन आपको करना है? एनीथिंग? मुनाफ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो? ओके, चलिए फिर हम इसको फिनिश करते हैं, क्लास को फिनिश करते हैं, ओके? और नेक्स्ट हम मिलते हैं, ओके?